नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं और मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी पीएफआई पर प्रतिबंध की। पहले पीएफआई की गतिविधियों पर सवाल उठे, फिर संगठन पर बैन की मांग उठी, फिर जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ छापे पड़े और आखिरकार इस संगठन पर बैन लग ही गया। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर जो आपके सामने है। और हमारा सवाल है, पीएफआई पर प्रतिबंध की पटकथा कैसे तैयार हुई? प्रतिबंध के साथ ही जल्द ही पीएफआई अतीत के पन्नों में दफन हो जाएगा। ये आसार उसी दिन लगने लगे थे जिस दिन इस संगठन पर छापों वाली सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई थी। 2 चरण में यह एक्शन लिया गया, पर्याप्त सबूत मिले और नतीजा बैन की शक्ल में सामने आ गया। पीएफआई पर करारा प्रहार हो चुका है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को वर्तमान से भूतकाल में तब्दील करने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मजहब की आड़ में देश की अखंडता और एकता से खिलवाड़ करना पीएफआई को महंगा पड़ गया है। गृह मंत्रालय ने देश विरोधी गतिविधियों के संचालन के सबूत मिलने के बाद पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आज सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 5 सालों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। आपको बता दें कि एनआईए और ईडी के पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर यह पता चला है कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आईईडी बनाने का काम कर रहा था और युवाओं को इस तरीके से आतंक की राह पर ले जा रहा था। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है और इसके लिए बाकायदे कई राउंड की बैठक भी गृह मंत्रालय में हुई है। पीएफआई पर प्रतिबंध की अधिसूचना भले ही आज जारी की गई हो, लेकिन इस संगठन पर तगड़े प्रहार की स्क्रिप्ट करीब महीना भर पहले लिखी जा चुकी थी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अगस्त के आखिरी सप्ताह में जांच एजेंसियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ शिकंजा कसने के निर्देश दे दिए गए थे। पीएफआई पर इस समय बैन लग चुका है, पर इसके पीछे कई महीनों से तैयारी चल रही थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि खुद गृह मंत्री ने अगस्त के महीने में एक उच्च स्तरीय बैठक किया था। इस बैठक में एनआईए के डीजी, ईडी के डायरेक्टर, साथ ही गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। आईबी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके आधार पर एनआईए और ईडी को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद जांच एजेंसियां पीएफआई की घेराबंदी में जुट गई। पॉपुलर फ्रंट को नेस्तनाबूद करने के लिए एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और पीएफआई के बड़े नेताओं की निगरानी शुरू कर दी। 22 सितंबर को जांच एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ मध्यरात्रि से मेगा ऑपरेशन की शुरुआत की। इसके तहत पूरे देश में एक साथ पीएफआई के खिलाफ पहली बार बड़ी कार्रवाई की गई। इस क्रैकडाउन में पीएफआई की पूरी लीडरशिप को एक झटके में गिरफ्तार कर लिया गया। जो जिस हाल में जहां था वहीं से एनआईए ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। 15 राज्यों में चले इस ऑपरेशन से पीएफआई को न तो संभलने का मौका मिला और न ही छिपने का। इस रेड में पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पीएफआई पर जांच एजेंसियों ने कितनी जोरदार चोट की थी ये केरल में उसके अगले ही दिन पता चला। 23 सितंबर को पीएफआई ने केरल बंद का आह्वान किया, जिस दौरान जोरदार हंगामा और हिंसा हुई। लेकिन जांच एजेंसियां प्रभावित हुए बिना ऑपरेशन के दूसरे पार्ट की तैयारी में जुट गई। पहली छापामारी के 5 दिन के बाद 27 तारीख को पीएफआई की बची खुची शक्ति को भी जांच एजेंसियों ने निचोड़ दिया। कल 8 राज्यों में पुलिस और एटीएस ने फिर से छापामारी की और पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 22 सितंबर को जो छापेमारी की गई थी उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पूछताछ में जो खुलासे हुए, 27 सितंबर को उसके आधार पर छापेमारी हुई और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों के मेगा ऑपरेशन में पीएफआई के काले कारनामे उजागर हो चुके हैं। जांच एजेंसियों को मिले सबूत ने पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है।
खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। पीएफआई के खिलाफ यूपी और कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने पहले ही कार्रवाई की मांग केंद्र से की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पीएफआई पर परफेक्ट प्लान के साथ अटैक किया और उसे अतीत के पन्नों में जाने को मजबूर कर दिया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कई विवादों में जांच के दौरान पीएफआई का नाम आया। पीएफआई का झंडा बुलंद करने वाले कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन इस संगठन की गतिविधियां जारी रहीं। लिहाजा यह संगठन जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। अब नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसियों को क्या क्या सबूत मिले। सरकार पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत के आधार पर ही एक्शन लेना चाहती थी। पीएफआई के खिलाफ जब छापे पड़े तो जांच एजेंसियों को विदेशी फंडिंग के गलत इस्तेमाल और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े कई सबूत हाथ लगे। हाल ही के दिनों में देश में जहां जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई, वहां वहां पॉपुलर फ्रंट का नाम सामने आया। देश की अखंडता और एकता को तार तार करने की कोशिश पीएफआई पिछले कुछ सालों से करता आ रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में वो देश की बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने की साजिश में जुटा हुआ था। इसकी भनक जांच एजेंसियों को लग चुकी थी। इसके बाद तय किया गया कि पीएफआई का खेल खत्म करने का समय आ गया है। पीएफआई के खिलाफ 2 राउंड में जो छापेमारी की गई, उसने पीएफआई की पूरी कलई खोल कर रख दी। पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जांच एजेंसियों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत थोक के भाव में मिले। पीएफआई की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले। पीएफआई ने गैर कानूनी तरीके से फंड इकट्ठे किए और उस फंड का देश के खिलाफ इस्तेमाल किया। पीएफआई ने पीएम मोदी और चर्चित चेहरों को निशाना बनाने की साजिश की। पीएफआई ने दूसरे धर्म मानने वालों को टारगेट किया, उनकी हत्या की। पीएफआई ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश की। पीएफआई ने आईएस और जमातुल मुजाहिदीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से सांठगांठ की। पीएफआई ने विस्फोटक तैयार करने का प्लान किया, युवाओं को भड़काया, दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी आतंकी संगठनों आईएसआईएस, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संपर्क बताए जा रहे हैं। इनके कैडर के द्वारा उन युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है। साथ ही विदेशों से भी टेरर फंडिंग हो रही है। गल्फ कंट्रीज और तुर्की से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल आतंक की फंडिंग के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर रहा था। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने इस पर कड़ा फैसला किया है और इसको प्रतिबंधित कर दिया है। पीएफआई के खिलाफ मिले सबूतों को देखते हुए उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने का सियासी हलकों में भी स्वागत किया गया है। बीजेपी के मुताबिक सबूत मिलने के बाद ही पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो शैतानी हरकतें कुछ संगठनों, कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयां, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सी भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दल ऐसे भी हैं जो प्रतिबंध पर तो सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन पीएफआई के खिलाफ सबूत सार्वजनिक करने की मांग जरूर कर रहे हैं। आम जनता को सुरक्षा चाहिए, पर आम जनता ये पीएफआई हो, डीएफआई हो, इस सब से उनको मतलब नहीं। वो तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और अगर इतने दिन ये हो रहा था तो मेरा प्रश्न है, आप क्या कर रहे थे? किसी संस्था पर अगर भारत सरकार ने बैन लगाया है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो भारत सरकार को ये एक्सप्लेन करना चाहिए, गृह मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए, संबंधित मंत्रालय को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या क्या उनके खिलाफ साक्ष्य है और किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने बैन लगाया है। यूपी और कर्नाटक जैसे राज्यों ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की थी। लिहाजा कानपुर में पीएफआई को बैन किए जाने के बाद कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी जश्न मनाया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। पीएफआई ने देश भर में अपना जाल फैलाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। उनमें से एक हथकंडा था अलग अलग नाम से संगठन बनाना। इसके पीछे मकसद यह था कि अगर पीएफआई पर कानूनी शिकंजा कसे तो उससे जुड़े बाकी संगठन उसकी खतरनाक सोच को आगे बढ़ाते रहें। लेकिन गृह मंत्रालय ने उसकी इस चाल को भी नाकाम कर दिया है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, पीएफआई के और किन सहयोगी संगठनों पर बैन लगाया गया है? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केवल पीएफआई को बैन नहीं किया है, बल्कि उसके 8 सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इन संगठनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पीएफआई के सहयोगी संगठनों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रिहैब इंडिया फाउंडेशन का। यह संगठन दुनिया भर में फैले पीएफआई के सदस्यों से चंदा इकट्ठा करने का काम किया करता था। दूसरा संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। यह संगठन पीएफआई का स्टूडेंट विंग है। दरअसल मुस्लिम पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को पीएफआई की कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने के लिए यह संगठन प्रचार प्रसार का काम करता था। अब बात करते हैं तीसरे संगठन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की। यह पीएफआई के बैनर तले काम करने वाला वो संगठन है जो इमामों को संगठित कर उन्हें लोगों के बीच धार्मिक कट्टरता परोसने का काम करता था। चौथा संगठन है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन पीएफआई के उन वकीलों का समूह है जो अपराध की सजा काट रहे पीएफआई के सदस्यों के लिए कानूनी सहायता पहुंचाने का काम करता था। नेशनल विमेन फ्रंट पीएफआई की महिला विंग को संभालने का काम करता था। 3 तलाक और हिजाब जैसे मुद्दों को लेकर मुस्लिम महिलाओं को भड़काने में इस संगठन की अहम भूमिका रही है। मुख्य तौर पर पीएफआई का नेशनल विमेन फ्रंट महिलाओं को धार्मिक कट्टर बनाने का काम करता था। इसी तरह जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और केरल का रिहैब फाउंडेशन भी है जो पीएफआई के देश और समाज विरोधी मंसूबों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। पीएफआई पर बैन लगा तो उन लोगों ने खुशी मनाई जो बैन की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बैन के खिलाफ एसडीपीआई ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। एसडीपीआई वो संगठन है जो पीएफआई के समर्थन में खड़ा रहता है और इसकी वजह यह भी जान लीजिए। दरअसल एसडीपीआई पीएफआई का ही राजनीतिक चेहरा है। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है। एसडीपीआई को पाबंदी के दायरे से क्यों बाहर रखा गया? दरअसल एसडीपीआई, जैसा हमने आपको बताया कि पीएफआई का राजनीतिक चेहरा है, एक राजनीतिक संगठन है, लिहाजा सरकार इस पर बैन लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए राजनीतिक संगठन एसडीपीआई पर आज किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए 8 संगठनों पर केंद्रीय सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जब इस पर सवाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से किया गया तो उनसे पूछा गया कि आखिर इस पर कार्रवाई यानी एसडीपीआई पर क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीपीआई पर अभी इस तरीके के कोई आरोप नहीं लगे हैं। माना जा रहा है कि राजनीतिक संगठनों पर इस तरीके की कार्रवाई से केंद्र सरकार अभी बच रही है। पीएफआई पर बैन तो लग गया, लेकिन यह बैन अनिश्चितकाल के लिए नहीं लगा है। इस बैन की एक समय सीमा है। यह बैन 5 साल के लिए लगाया गया है। अब अगले सवाल को हम देख लेते हैं और हमारा सवाल है, पीएफआई पर केवल 5 साल का बैन क्यों लगा? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिस तरीके से 2 राउंड की छापेमारी ईडी, एनआईए और दूसरी राज्य की पुलिस ने किया, उसके बाद जो खतरनाक सबूत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मिले, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी आतंकी संगठनों आईएसआईएस, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संपर्क बताए जा रहे हैं। इनके कैडर के द्वारा उन युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है, साथ ही विदेशों से भी टेरर फंडिंग हो रही है। वैसे कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलने पर किसी संगठन पर बैन लगाया गया हो। इस फहरिस्त में कई संगठन शामिल हैं। करीब 1.5 दर्जन संगठनों पर पहले भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या केवल बैन से लगेगी पीएफआई की गतिविधियों पर रोक?
पीएफआई के ठिकानों पर छापामारी के बाद जो एनआईए को सबूत मिले वो पीएफआई पर बैन लगाने के लिए काफी थे। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने से पहले हर पहलू पर विचार किया। आतंकी गतिविधियों के सबूत पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और पीएफआई को प्रतिबंध कर दिया। अहम बात यह है कि पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगाकर देश में चल रही आतंकी गतिविधियों को भी रोका जा सकता है। पीएफआई है, इसकी जानकारी काफी सालों से देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट के बारे में आ रही थी और ये कुछ साल पहले सिर्फ केरला और तमिलनाडु साउदर्न स्टेट्स में ही इसकी वहाँ इसका नेटवर्क था, लेकिन इन पिछले 5 सालों में इसका फैलाव काफ़ी दूसरे स्टेट्स में, कर्नाटका, आंध्रा और इवन नॉर्दर्न स्टेट्स दिल्ली और यूपी, राजस्थान, इन सारी रियासतों में, बिहार में, सब में आ गया। पीएफआई देश का पहला संगठन नहीं है जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हो। इसके पहले भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे 13 संगठनों पर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन आतंकी गतिविधियां नहीं रुकी। जांच एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि पीएफआई के ज्यादातर कार्यकर्ता सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से केंद्र सरकार ने 2001 में सिमी को बैन कर दिया था। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले इस संगठन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कभी न कभी इस पर भी गाज गिर सकती है, लिहाजा सिमी के बदले नए संगठन को खड़ा करने की तैयारी शुरू हो गई और साल 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मतलब पीएफआई की नींव रखी गई। साल 2008 में केंद्र सरकार को सिमी से बैन हटाना पड़ा, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिमी पर दोबारा बैन लगा। सिमी के पूर्व सदस्यों का पीएफआई में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि देश विरोधी और गैर कानूनी संगठनों पर बैन लगाए जाने के बाद आतंकी गतिविधियां नहीं रुकी। पीएफआई पर बैन ने देश में सियासत को भी गरमा दिया है। अगर बैन का समर्थन करने वाले हैं तो उसका विरोध करने वाले भी हैं। पीएफआई पर बैन के बहाने आरएसएस को भी निशाने पर लिया जा रहा है। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर, और हमारा सवाल है, पीएफआई पर बैन क्यों उठा रहा है सियासी तूफान? ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज है उसमें घुसकर वहां पर अनरेस्ट निर्माण करना, ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिट लिस्ट पर रखे जा रहे थे। तो ऐसी कई चीजें इसमें है। विशेष रूप से इन्होंने फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की है, छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। ऐसी कई चीजें बाहर आई है। तो ये सारी चीजों के ऊपर अब आने वाले दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से बैंड लगने लगेगा तो कोई जातन तो खत्म हो जाएगा जी। ऐसे अब इन्होंने लगा दिया। अब मेरी राय में तो ये नामुनासिब है। कार्रवाइयाँ की है, अब इस तरीके से कार्रवाइयाँ पॉलिटिकल पार्टियों पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलती करती है ठीक है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी कार्रवाई करो। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज है। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नया मुद्दा, नए सवाल।